गई यार क्या था, बिकॉज इतने सारे देखो मैक्लेवर ने क्या बोला, ये तो कुछ टाइम दो अपना समझने के लिए कि अच्छा ये सब्जेक्ट क्या है और इसके थिंकर्स कैसे, जैसे हम प्रिपरेशन थोड़ी ना तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन करता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे सॉरी, आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक डिटेल्ड स्टडी वीडियो लाऊंगी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किए थे, कैसे नोट्स बनाए थे। तो हियर आर माय 2-3 महीने की मेहनत एंड मैं आपको दिखाऊंगी पूरा सिलेबस और कैसे मैंने नोट मेकिंग की थी। बट उसके पहले एक डिस्क्लेमर, ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो मेरे स्टडी पैटर्न के हिसाब से थे। अगेन, अगर आप सिर्फ किसी के नोट से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। रादर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं पे भी वीडियो वगैरह या कंटेंट कंज्यूम करो, फिर आके अपने खुद के नोट्स बनाओ। बिकॉज अभी आपको देखने मिलेगा कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे और आपको समझ आएगा कि क्यों मैं वो पर्सनलाइज टच की बात करती हूँ। तो दीज वर ऑल ऑफ माई नोट्स, और मैं सारे नोट्स नहीं निकालूंगी। मैं सिर्फ पहले तो ये मेरा मिनी सिलेबस, मैं किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले ऐसे मिनी सिलेबस बना लेती हूँ, इवन बी इट मेरे कॉलेज के एग्जाम्स। बस फिर ना ये मुझे एक, अच्छा ये समझाती हूँ, पहले इसको साइड में रखूँ। मुझे एक बेसिक आउटलाइन और चेकलिस्ट प्रोवाइड करता है कि क्या क्या हो गया है और क्या क्या करना बाकी है, राइट। तो अगर आप देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत होती है, जिसमें डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। तो यहाँ ऊपर मैंने ऐसे हेडिंग्स, जो मेन हेडिंग्स है, जितने भी हमें पोर्शंस पढ़ना है, जैसे सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम, फिर उसके बाद सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज, इंडियन सोसाइटी, सोशल रिसर्च, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, इन सब के डिफरेंट पोर्शंस हैं, राइट। अब उसके अंदर जितने भी यूनिट्स हैं, पहले हम उसको नोट डाउन करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर डेफिनेशंस थे, सोशल स्ट्रक्चर था, वो वैसे करके उसके सब पॉइंटर्स को अलग कलर डाल के। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा R1 R2, राइट। सो R1 मतलब जो पहली बार मैंने पढ़ लिया है। अब मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो R1 जो पहली बार पढ़ लिया है, R2 मतलब जब बहुत टाइम था तो उसको सेकंड 2-2 बार रिविजन कर लिया गया है। अगेन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको और एक बार रिवाइज करना पड़ता है। सोशल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोशलाइजेशन, कल्चर। तो जब मैंने इनकी रिविजन्स किए हैं, मैंने एग्रीगेट में रिविजन्स किए हैं, राइट। जब मैंने पढ़ा, मैंने इंडिविजुअली पढ़ा, तो एग्रीगेट में मैंने टिक मारा है, आप देख सकते हैं। स्टेटस एंड रोल एग्रीगेशन में टिक मारा गया है, यहाँ पे एग्रीगेशन में टिक मारा गया है। तो इसी हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी। अगेन और एक चीज़ आप ये भी देखोगे कि जैसे सोशल चेंज है, सोशल चेंज समवेयर प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज के साथ बहुत रेजोनेट किया, सोसाइटी एंड कल्चरल सोशल चेंज में। तो मैंने इन दोनों को क्लब करके पढ़ा था उस टाइम पे, ये टू रिमाइंड मी कि अच्छा इसके साथ क्लब करके पढ़ना है, राइट। और एक चीज़ की अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने इसको ऐसे कट किया। अच्छा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का 2 बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे भी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और यहाँ पे भी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पर वो रिपीट का बात नहीं है। एक्चुअली मैंने एस एन राव से पढ़ा था ना, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में उन्होंने थियोरीज और मीनिंग एंड टाइप्स तो कवर कर दिए थे, और उसके साथ टाइप्स, थियोरी, सोशल मोबिलिटी, ये सब भी समवेयर कवर हो गया था। तो आई थिंक इसीलिए मैंने इसको क्रॉस किया। फिर वही सोशल रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आते ही हैं और ये बहुत सिंपल भी है। तो आप ट्राई करना कि आप जैसे भी करके ये वाला पूरा पढ़ के ही जाओ, राइट। और उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स, अगेन मैं जो डायनामिक कंपोनेंट की बात करती हूँ ना सिलेबस में, ये है वो डायनामिक। और ये पूरा ऑल थैंक्स टू सोशियोलॉजी क्लासेस, मैंने उनकी वीडियोस से की थी। प्रॉब्लम्स, स्ट्रक्चरल इशू, डाउरी, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, कंज्यूमरिज्म, ड्रग एडिक्शन, ये सब उनसे क्या था। अगेन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, पर आप इससे 3 से 4 क्वेश्चन फिर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे आया था शायद PYQ में होगा कि डाउरी को लेके एक क्वेश्चन आया था, प्रॉब्लम ऑफ एज, वो जो व्हाट इज इट, जेरेंटोलॉजी को लेके डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, राइट। तो कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप 5-5 मिनट की वीडियोस भी देख रहे हो ना, वो भी देख लो। एंड सोशियोलॉजी क्लासेस में है 5-10 मिनट की वीडियो। तो एग्जाम से पहले ये पोर्शन प्लीज कोई भी पोर्शन स्किप करके मत जाइएगा, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा पोर्शन आ जाए, राइट। तो यही था सिलेबस का। और आप अपने लिए ऐसा एक मिनी सिलेबस या फिर किसी भी फॉर्म में सिलेबस जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वैसा बना के सामने रख दिया करो जब भी आप पढ़ रहे हो। ये है मेरे नोट्स। अब मैंने नोट मेकिंग कैसे की थी कि आप यहाँ पे नंबरिंग देख सकते हो, राइट। नंबरिंग देख सकते हो कि मैंने कौन सा पहले पढ़ा था, राइट। मैं आई स्टार्टेड विद सोशल रिसर्च बिकॉज ये मेरा 40 था। आई वाज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, सो आई हैड ग्रिप ऑन सोशल रिसर्च। सो आई डिसाइडेड जो मुझे फैमिलियर लगे ना, मैं उसी कंटेंट के जरिए जाऊंगी। तो पहले मैंने सोशल रिसर्च पढ़ा था, सोसाइटीज़ पढ़ी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कहाँ गया ये, पहले सोशल प्रोसेस या सोशल रिसर्च, रिसर्च कहाँ है, दिस इज इवोल्यूशन, दिस इज रिसर्च, 1 मिलेगा आपको, राइट। तो मैंने हर ये जो मेन
हेडिंग है, जो मेन टॉपिक है, उसके अंडर ये सारे यूनिट्स आते हैं, तो मैंने उनको ऐसे बंच करके पिन कर दिया था, राइट। तो पहले अगर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से जाते हैं तो आप देख सकते हो कि जैसा जैसा आउटलाइन है उसी उसी हिसाब से मैंने नोट मेकिंग की है। सोशल साइंस रिसर्च हेट्रोजेनियस होता है, जनरल, ये उसके एस्पेक्ट्स हैं। एपिस्टेमोलॉजी में फिर आगे क्या डिस्टिंक्शंस है, हमेशा याद रखना कि ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो आप इसके बड़े बड़े नोट्स बनाओगे उसका कोई भी फायदा नहीं है, राइट। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो एंड ऑल तब अलग चीज़ है। जब आप वन डे टेस्ट जैसे कि सीयूईटी दो, तो उस टाइम पे हमेशा ऐसे टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो फिर भी रेड में मार्क है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, हमेशा टॉपिक रेड में होता है ताकि मुझे मतलब ऐसे सिलेक्शन में ईजी हो। उसके बाद देखना सारे ब्लू और ब्लैक्स में मिलेंगे, आपको ब्लैक्स में सेकंड सब हेडिंग्स मिलेंगी। और उसके बाद ये जो आप पेन के मार्क्स देख रहे हो ना, ये मेरे रिवाइज्ड पोर्शन है। जब मैं रिवीजन पे आती हूँ तब मैं रेड पेन यूज़ करके रिवाइज करती हूँ, बिकॉज ईजी हो जाता है। अगेन आपका मेन एम यही है कि आपको चीज़ें याद रहें, तो आप हमेशा ऐसे फ्लो चार्ट्स उसके ज़रिए अगर चीज़ें याद रखोगे ना तो ईजी होता है। जितना ईजी वन वर्ड वाले नोट्स बनाओगे उतना आपको रिवाइज के टाइम पे ईजी होगा, बिकॉज आप बहुत कुछ चीज़ें पढ़ते हो और सब उसी मोमेंट पे याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। स्पेशली अभी हम थिंकर्स पे जब आएंगे आपको पता चलेगा। तो ये बहुत सिंपल, मैंने तो हार्डली इसके कितने 3-4 पेजर के नोट बनाए थे और इससे आए थे 2 क्वेश्चन, एक मीडियन का आया था और एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा अभी। तो ऐसे बहुत मतलब छोटे से, अच्छा बहुत बार ना आपको ये नॉर्मल कर्व का ऐसे डायग्राम दे देता है और बोलता है चूज करोगे कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, तो पीवाईक्यू प्लीज देख के जाएं ताकि आपको पता चले। ओके, वन मोर थिंग, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी आई स्टार्टेड विद लुकिंग एट द पीवाईक्यूज। अगेन मुझे चाहे मैं पीवाईक्यू का एक भी क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाऊँ, बट पीवाईक्यू देख के ही मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ ताकि मेरे नोट्स का स्ट्रक्चर पीवाईक्यू के हिसाब से हो जाए। जितना वो पूछते हैं उसी हिसाब से मैं अपने नोट्स भी बनाती हूँ। तो भाई जैसे इनके बारे में, जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला देख लिया। सिंपलेस्ट मेजर है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के बीच में हम लोग रेंज करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड डेटा इनटू 4 क्वार्टाइल्स, 4 क्वार्टाइल। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे मिलेगा, Q3 माइनस Q1/2, ऐसा करके ईजी, सबसे ईजी रखना है अपने नोट्स को, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। फिर ये है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, ऐसा करके मेरा रिसर्च मेथड खत्म हो गया था। अब मैं वन बाय वन नहीं जाऊंगी वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये तो रिसर्च मेथड था, फिर भी थोड़े से क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स थे इसमें, पर टॉपिक्स, इन डेप्थ टॉपिक्स लाइक सोशल प्रोसेस, आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सोशल प्रोसेस में अब मुझे पता नहीं था कि डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी क्या थे, सोसाइटी क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नॉर्मली आपको पता होगा, बट सोशियोलॉजी इज नॉट मियर कॉमन सेंस, राइट। तो उसकी वजह से आप देख सकते हो कि मैं आई स्टार्टेड विद सोसाइटी, स्टैटिक कंपोनेंट, कैसे इंटरेक्शन होता है, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन, कोऑपरेशन, कंपटीशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन, ये सब फिर पढ़ना पड़ेगा नेट के लिए अभी। ओके, काइंड ऑफ सोशल इंटरेक्शन, फिर उसको थोड़ा, ये एस.एन. राव के फॉर्मेट में ही मैंने लिखा है। एस.एन. राव का एक एक चैप्टर इतना डिटेल्ड में है और कि आप पढ़ोगे ना, एक्चुअली लेट मी ब्रिंग द बुक। का सोशल प्रोसेस देखते हैं हम कौन से पेज में है। सोशल प्रोसेस 18 to 47 सी। अब ये सोशल प्रोसेस वाला पेज है, राइट। अब आप देखो, जब ये हमेशा याद रखना, जब भी आप नोट्स बना रहे हो, पहली चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड द एंटायर टेक्स्ट। अगर आप मेरी तरह हो कि एंटायर टेक्स्ट पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, यू रीड सेक्शन। ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में क्या था, thus model norms and statuses comprise of static element of the society. What are the static elements? यहाँ पे लिखा है, what are the static elements, norms and statuses, fundamental existence of the society. फिर social interaction represents social dynamics. You would not believe, अगर आप PYQs देखोगे, आया क्वेश्चन what does social interaction represents करके, तो सोशल डायनामिक्स आपको अगर ऐसा याद रहता है ना कि अरे ये तो बहुत कॉमन सेंसिकल टर्म है, ये मुझे याद रह ही जाएगा, सो सॉरी गाइस, इट इज़ बियॉन्ड कॉमन सेंस। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो प्लीज़ अपने कान, नाक, आँख सब खुला करके पढ़ें। Social interaction represents social dynamics, engaging people with action of interaction. Social processes are merely characteristic ways in which interaction occurs. Again, this is very important. Pattern of interaction क्या क्या होता है? Dynamic concept है social interaction, ठीक है। सोशल इंटरैक्शन एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हमारी सोसाइटी बनती है, और डायनामिक कंपोनेंट क्या है, स्टैटिक कंपोनेंट है नॉर्म्स और स्टेटस, जो कि बहुत हद तक सिमिलर रहता है बिकॉज ऑफ इंटरनलाइजेशन। और इसके डायनामिक कंपोनेंट्स जो कि सोशल एक्शन के जरिए बदलते रहते हैं, वो है सोशल इंटरैक्शन। अगेन किस हिसाब से हम इंटरैक्ट करते हैं, यहाँ पे है सोशल प्रोसेस कॉन्सेप्ट, सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बार आपको बस पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन सोसाइटी,
इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये गलत तो नहीं है, राइट। फिर उसके बाद ऐसे ही करके आप अब देखो कि मैं जब पढ़ती भी हूँ तो मैं सब हाईलाइट नहीं करती, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वही हाईलाइट करती हूँ। आप ये चीज़ खुद ट्राई करना। हाइलाइटर अगर आपको नहीं पसंद, आप नॉर्मल पेंसिल से भी जब भी पढ़ रहे हो ना, आप ऐसे मार्क करते रहो। ये कंपोनेंट आपने पहले पढ़ लिया, आप इसको मार्क करते रहो। ये करने के बाद फिर आप नोट मेकिंग पे आओ। हेडिंग दो, जो मेन है उसको ब्लैक में लिखो कि क्या पढ़ना चाहते हो। सोसाइटी पढ़ रहे हैं हम, काइंड्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, इतना आया है इसके अंदर, राइट, इतने पैराग्राफ के अंदर। तो हम बस इसी के अराउंड नोट्स बनाएंगे, जो भी कीवर्ड्स हैं उसको लेके। और नोट्स ऐसे बनाओ जो आपको समझ में आए। जैसे मैंने बोला नहीं, मेरा नोट्स है तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा, तो पहले तो आँख कान नाक खुला करके पढ़ो। उससे जो भी आपको समझ में आ रहा है पहले लिख लो। ट्रस्ट में मसल मेमोरी इतना स्ट्रांग होता है कि हमेशा नोट्स बना, आपके एग्जाम को 2 दिन भी है ना, अब बस लिख लो कहीं पे, स्क्रैप इट ऑफ, मतलब लाइक ऐसे आप लिख कैसे भी करके लिख लो, बस लिख लो। ऐसे सुंदर नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप लास्ट मोमेंट उनको रिटेन ना कर पाओ। तो नोट मेकिंग पे फोकस मत करो, आपके नोट्स पढ़ के आप कितना रीगेन कर पा रहे हो उस चीज़ पे फोकस करो। अभी मुझे आपको और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना है इसी के बीच में। आई थिंक आई वुड टेक हेल्प ऑफ दिस नोट्स। हमारा जो लर्निंग कर्व होता है ना, लर्निंग कर्व वो ना ऐसे शुरू होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे जाता है। अब ये तो इससे बाहर हो गया। ये बोलने का मतलब ये है, हम जब पढ़ते हैं हम इस लेवल पे होते हैं कि हमें सब समवेयर आता है, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़े दिन वो याद रहता है, फिर उसके बाद डिप होने लगता है। आप बहुत बार देखोगे कॉन्सेप्ट को आपने छोड़ दिया ऐसे 1-2 महीने, तो यहाँ पे आ जाता है, आपको जैसा लगता है कि आपने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है। एंड दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज अगर एक बार इस डिप पे आया, अब हम रिविजन जब करते हैं इस मोमेंट पे अगर हम रिवाइज कर लेंगे ना, तो हमें ये और परमानेंटली याद रह जाएगा। इसी से ही लर्निंग पैटर्न डेवलप होता है। और ये जो मोमेंटरी चीज़ है ना, ये मोमेंटरी चीज़ भी बहुत लोगों का इसके बाद सडन डाउन चला जाता है। क्यों? आपने एक वीडियो देख लिया, अरे सब कुछ याद रह गया, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो बेसिक चीज़ है। पर अगर आपने उस चीज़ को लिखा नहीं ना, तो आप लिखने के टाइम आप ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते हो। यू हैव टू एम्प्लॉय सम ऑफ योर ब्रेन वाइल यू आर राइटिंग। सो नोट मेकिंग आपको हेल्प करता है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम एक तो आप जब रिटेन करो तब आपको याद रहे, और नेक्स्ट कि ये पूरा नीचे ना चला जाए। जब आप लिख रहे हो तब भी आप कुछ कुछ रिवाइज कर रहे हो। मुझे याद रहता था जब मैं प्रिपरेशन करती थी, तो अभी भी जब भी पढ़ती हूँ, ये पूरा पढ़ लिया पर भूल गई यार क्या था। बिकॉज इतने सारे देखो, मैक्लेवर ने क्या बोला है, जिन्सबर्ग ने क्या बोला है, हॉटन हंट ने क्या बोला है। बाकी इतना सब चीज़ याद रखने का जरूरत नहीं है। ये बेसिकली मास्टर्स में पूछते हैं, ग्रेजुएशन मतलब CUET PG में ज़्यादातर नहीं पूछते, सिर्फ फेमस डेफिनेशंस पूछते हैं। तो कुछ फेमस याद रखिएगा, जैसे इसमें सोशल प्रोसेस मैनर सोशल रिलेशंस एंड मेंबर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब मुझे लगा नहीं पढ़ के कि इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, आया भी नहीं था। पर ये पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन, ये जो कीवर्ड्स होता है ना, वो आप याद रखो। जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं, हमारे मैक्लेवर ने क्या बोला था। फिर ये पूछ सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का डेफिनेशन क्या था सोशल चेंज का, वो इम्पॉर्टेंट है ना। तो जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएगी वाइल रीडिंग। और दिस इज ऑल्सो फॉर नॉन सोशोलॉजी स्टूडेंट गाइज, you need to spare more time on understanding what the subject actually is. तो इसीलिए जब मैंने, I don't know if I've written the date, have I must have, oh god नहीं, भूल गई। जैसे आई स्टार्टेड विथ हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, कॉम्ट और उनके आइडियाज़। डर्कहाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्स वेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी बोली गई चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि चलो सोशल चेंज में कि सोशल चेंज को क्लास स्ट्रगल के साथ किसने इक्वेट किया था? कार्ल मार्क्स ने इक्वेट किया था। अगर अभी आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं, चीज़ें फिर भी आपके लिए ईजी हो जाएंगी। पर अगर आप नॉन सोशोलॉजी स्टूडेंट हो, देखो अभी लास्ट मोमेंट का बात है और ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 पढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप चाहो तो आप ये CUET वाला अटैम्प्ट दो। पर अगर आप नेक्स्ट साल के लिए ट्राई कर रहे हो, प्लीज़ पहले ना जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंकर्स, एक बार प्लीज़ गो थ्रू ऑल दीज थिंकर्स। इनके बोले गए कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये तो कुछ टाइम दो अपना समझने के लिए कि अच्छा ये सब्जेक्ट क्या है और इसके थिंकर्स कैसे, जैसे मालिनोस्की, स्पेंसर और ये सारी चीज़, रैटक्लिफ, ब्राउन। क्वेश्चंस आते हैं अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं, जो कहीं ना कहीं थिंकर्स से एसोसिएटेड ही होते हैं। पर मतलब यू कैन स्टिल ट्राई। अभी ये जो नोट्स मैंने बनाया ना, आई थिंक, अच्छा एक स्लीपी क्लासेस करके हैं यूट्यूब पे, आप एक्चुअली उनकी वीडियोस देख सकते हो और वहाँ से ऐसे देखो, मेरा 1 पेज नोट है, टालकॉट पार्सन 1 पेज, RK मॉर्टन 1-2 पेज, वैसे 1-2 पेज में ही आपके नोट्स हो जाएंगे और ये रिवाइज फ्रेंडली है, राइट। तो आप आराम से शुरुआत यहीं से कर सकते हो। आप
एक्चुअली पहले समझो कि ये लोग कौन हैं, और ये वीडियो से देख लो, अभी बुक से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, थिंकर्स आप वीडियो से देख लो। ऑल्दो ये कोर्स आउटलाइन में नहीं है, पर इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई एम नॉट किडिंग, राइट। सोसाइटीज़ हो गया, सोशल प्रोसेस हो गया, और कोई चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी क्या? प्रॉब्लम देखो, एक एक पेज के नोट, ये सोशियोलॉजी क्लासेस से ही है, उन्होंने जो बोला था मैं बस उसी के नोट्स बना ली। एक एक पेज के डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, ट्राइब एंड ओबीसी, सब में एक 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 एजिज्म देखो, एजिज्म जेरोंटोलॉजी बोलते हैं, यही डायरेक्ट आया था पेपर में, बताओ। तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप डिलिजेंटली पढ़ो। बस मैं बोलूँगी कि ट्राई करो कि पूरा सिलेबस से आपको हर चीज़ के बारे में आइडिया तो ज़रूर हो, कोई भी ऐसे छोड़ के मत जाना। बट अगेन अगर आप बोलो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो आप चाहते हो कि मैं आपको बता दूँ, तो पहली चीज़ ये बिल्कुल मत छोड़ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। सोशल प्रोसेस में ये सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। और इसमें भी मैरिज, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी को भी मत छोड़ना, पर इसमें भी अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाहो, मैरिज, फैमिली, किनशिप। और एजुकेशन के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो जो ये आर्टिकल 14 को लेके, और वो जो राइट टू एजुकेशन, उन सब पॉलिसीज़ को लेके आता है क्वेश्चन, वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, इतना इन डेप्थ नहीं आता। फिर उसके बाद सोशल कंट्रोल, ये तो नॉर्म्स वगैरह का है, इससे इस बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल चेंज, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या, ऐसे मैप्स तो मैंने ना मैप के ज़रिए मध्य प्रदेश के खरिया, यूपी के लोधी, सहारिया, श्रीवास्तव, वैश, हिमाचल के घरियालीज, पंडित्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ऐसे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के आप मैप के ज़रिए भी हेल्प ले सकते हो। हर चीज़ आप याद नहीं रख पाओगे, मैप से ना आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। अब इसी में ही आई डोंट नो मैंने इंडियन सोसाइटी रखा है क्या, नहीं है पढ़ने के लिए। आपको सिलेबस देख के ये लग सकता है कि अरे बहुत कंटेंट है, इतना कंटेंट कब पढ़ पाएंगे, बट गाइस ट्रस्ट मी, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ कुछ घंटे में एक एक पूरा ऐसे यूनिट्स खत्म हो गए। ये तो बड़े यूनिट्स है, ये नहीं बोलूँगी, पर ऐसे, और मैरिज वगैरह पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, ऐसे ऐसे यूनिट्स खत्म हो जाते हैं, मेथड्स तो आपके सबसे पहले खत्म होंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है, चीज़ें बहुत बड़ी लग सकती है, बट ट्रस्ट मी इतनी बड़ी नहीं होती है। अदरवाइज फाइनली यू आर एबल टू सी माई फेस, ओके। और एक चीज़ डरने की कोई बात नहीं है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बोला था कि आपका प्रिपरेशन हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए। आप जैसे पढ़ोगे, अगर आप उस पॉइंट पे कंसिस्टेंटली अपने आप को कंपेयर करोगे और ये बोलोगे कि अरे यार ये ज़्यादा पढ़ ले रहा है, ये हो जा रहा है, इतने कम टाइम के अंदर कैसे होगा, हो जाएगा, पता है। और अगर मैं ये चीज़ आपको बार बार बोल रही हूँ कि हो जाएगा, इसका मतलब जेन्युइनली हो जाएगा। मैं खुद कभी ओवर अचीवर नहीं रही, हमेशा एक बहुत एवरेज, अबव एवरेज वाला बच्चा रही हूँ, हर चीज़ किया है पढ़ाई के साथ, तो ये चीज़ भी मैनेज हो जाएगा। और एक चीज़, व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, आई वाज आल्सो इन माय ग्रेजुएशन, राइट। तो और मेरा था साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में बहुत प्रैक्टिकल्स होते हैं, और उस टाइम पे हमारी 4 प्रैक्टिकल्स रिपोर्ट थी जिसको सबमिट करना था, क्लासेस मिस नहीं कर सकते थे ज़्यादा, और लास्ट डेज थे तो क्लासेस मिस करने का मन भी नहीं होता था, बिकॉज ऑफ कोर्स तुम अपने दोस्तों के साथ कुछ ही टाइम रह रहे हो, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। ट्रस्ट मी, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि ये आपको स्ट्रेस इंड्यूस करे। और प्रिपरेशन एब्सोल्यूट रखो, तुम प्रिपरेशन करोगे तो वो तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन करेगा, किसी और का तो उस चीज़ का टेंशन ही क्यों लेना है जो हाथ में ना हो। अब आप प्रिपरेशन करो एब्सोल्यूटली, बिना अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हुए, और जब रिजल्ट का टाइम आएगा ना, तब तो सब चीज़ रिलेटिव हो जाएगा ना, तो इतना स्ट्रेस लेने का कोई भी बात नहीं है। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे पहले मैं सोची थी मैं अपना विजन बोर्ड कैसे बनाया है उसके बारे में कुछ चीज़ें शेयर करूं, बट मुझे लगा कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डू लेट मी नो इफ़ यू नीड हेल्प ऑफ एनी अदर सॉर्ट। Thank you so much for watching this video. If you have liked the video, do not forget to like, share and subscribe. See you in my next video. Bye bye.